वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आज हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे किस प्रकार रखे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैर व्यापारिक या पेशेवर व्यक्तियों के लेखे कहते किसे हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर जन सेवा का कार्य करना होता है, उन्हें हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। जैसे क्लब, अस्पताल, मंदिर, अनाथालय है, कोई साहित्यिक समिति और है, तो इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि सेवा कार्य करना है। इसी तरह पेशेवर संस्था के अंतर्गत डॉक्टर, वकील, सीए, इन सब का कार्य है वो पेशेवर कार्य कहलाता है, क्योंकि इनका कार्य किसी वस्तुओं का क्रय विक्रय न करके अपनी कुशलता ज्ञान के द्वारा धनोपार्जन करना होता है। इसलिए इन्हें हम गैर व्यापारिक संस्था या पेशेवर संस्था कहते हैं। अब जो गैर व्यापारिक संस्था है उनको लेखे रखने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले बात है बचत अथवा न्यूनता ज्ञात करने के लिए। क्योंकि इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सेवा कार्य करना होता है, तो इस कार्य के दौरान इनको कितनी बचत हुई और कितनी कमी या न्यूनता आई, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये लेखे तैयार करते हैं कि इनकी आय ज़्यादा हुई है या व्यय ज़्यादा हुए हैं। इसी तरह तरल स्थिति का पता लगाने के लिए इन संस्थाओं के द्वारा अपनी रोकड़ संबंधी स्थिति यानी तरल स्थिति का पता लगाने के लिए लेखे रखना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रतिदिन रोकड़ शेष इनके द्वारा ज्ञात की जाती है। इसी तरह यह भी मालूम किया जाता है कि किन किन सदस्य की तरफ से कितना चंदा बकाया है, और यदि रोकड़ की कमी महसूस हो रही है तो कहीं और से भी व्यवस्था की जा सकती है। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए लेखे रखने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इन संस्थाओं के द्वारा चिट्ठा तैयार करके संस्था में उपलब्ध संपत्तियों और दायित्वों का ज्ञान या बोध करने हेतु भी ये लेखे रखे जाते हैं, जिससे इन्हें एक निश्चित समय अवधि के पश्चात में अपने पूंजी कोष में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित मदें, यानी जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है इनमें कौन कौन सी मदों से संबंधित व्यवहार किया जाता है। तो आय, चूँकि इनका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय नहीं होता है, तो ये मदें तो इसमें हो नहीं सकती। तो सेवा कार्य के उद्देश्य के लिए जो मदें होती है वो इनमें शामिल की जाती है। तो आय की मदों के अंतर्गत इनकी ऐसी संस्थाओं की आय का प्रमुख स्रोत चंदा है, सदस्यता शुल्क है, प्रवेश शुल्क है, दान, मनोरंजन कार्यक्रमों से आय, प्रशिक्षण शुल्क, ब्याज से आय, किराया आदि हो सकते हैं। इन साधनों से इनकी आय होती है। इसी तरह व्यय के अंतर्गत जो कर्मचारी रखे गए हैं उनका वेतन है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, टेलीफोन से संबंधित खर्चे हो गए, यात्रा व्यय हो गया, मजदूरी हो गया,
कार्यालय से संबंधित व्यय हो गए, कहीं लेक्चर वगैरह देना है तो उससे संबंधित व्यय हो गए, डेप्रिसिएशन है, या कहीं कैंप लगाते हैं तो शिविर व्यय आदि, इस तरह के व्यय इनके प्रमुख रूप से होते हैं। अब हम देखते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा कौन कौन सी लेखा पुस्तकें रखी जाती है। तो इनकी लेखा पुस्तकों में सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक होती है वो होती है रोकड़ बही, क्योंकि इनका मुख्य काम है जो रोकड़ पर आधारित होता है, तो इसलिए रोकड़ बही इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। रोकड़ बही के भी इसमें दो ही पक्ष होते हैं, प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष। प्राप्ति पक्ष में इनकी समस्त प्राप्तियां और भुगतान पक्ष में इनके समस्त भुगतानों को लिखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर के अंतर्गत जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो अपनी संपत्तियों का संपूर्ण विवरण स्टॉक रजिस्टर में रखता है। कोई संपत्ति काफ़ी अधिक मात्रा में हो तो उसके लिए अलग से स्टॉक रजिस्टर रखा जा सकता है। संपत्तियों में इसमें पुस्तकें, फर्नीचर, खेलकूद की सामग्री, भवन आदि हो सकती है। तो यदि इनकी मात्रा ज़्यादा है तो इनके लिए पृथक पृथक रजिस्टर भी हो सकता है, अन्यथा कंबाइंड रूप से एक ही स्टॉक रजिस्टर भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो रखी जाने वाली मुख्य पुस्तक है वो है सदस्य रजिस्टर। ऐसी संस्थाओं के कुछ सदस्य होते हैं वो नियमित होते हैं, तो इन सदस्यों का लेखा सदस्य रजिस्टर में किया जाता है। इन सदस्य रजिस्टर की सहायता से ही कितना सदस्यों से कितना सदस्यता शुल्क या प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, कितना बकाया है, इस सब की जांच इनसे की जा सकती है। इसके अलावा इन संस्थाओं के द्वारा जो खाते प्रमुख रूप से रखे जाते हैं वो या जो विवरण तैयार किए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया जाता है, दूसरा आय और व्यय खाता तैयार किया जाता है और तीसरा चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो हम लेते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक स्मरणार्थ खाता है, यानी एक मेमोरेंडम अकाउंट है जो रोकड़ बही की सहायता से तैयार किया जाता है। यह द्विपृष्ठीय प्रणाली का अंग नहीं है, अपितु रोकड़ बही का एक सारांश या संक्षिप्त रूप माना जाता है। इसमें प्राप्तियों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्ति और व्ययों में विभिन्न मदों में किए गए व्ययों को दिखाया जाता है। इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्यों बनाते हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सहायता से प्राप्ति एवं भुगतानों को सुगमता से ज्ञान। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सहायता से प्राप्तियों एवं भुगतानों का मध्य वाइज हम सुगमता से अनुमान लगा सकते हैं या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है हमारा कि रोकड़ बही पर यह नियंत्रण का कार्य करता है। इसके साथ साथ आय व्यय खाता या चिट्ठा तैयार करने के लिए भी प्राप्ति एवं भुगतान खाता सहायक होता है। अब इस खाते को तैयार कैसे किया जाता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप है, तो इसको रोकड़ खाते की तरह ही तैयार किया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियां एवं क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतानों को दिखाया जाता है। तो डेबिट पक्ष में सबसे पहले रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष और जो नगद से संबंधित जितने भी
आयगत जितनी भी मदें हैं जो चालू वर्ष में जिन मदों से नगद राशि प्राप्त हुई है वो राशि हम इसके डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। जैसे कितना दान प्राप्त हुआ, कितना वार्षिक शुल्क प्राप्त हुआ, कितना प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ, कितना किराया प्राप्त हुआ, ये सारे जितना कैश प्राप्त हुआ वो सारा डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। इसी तरह विभिन्न भुगतान जिनका रोकड़ में भुगतान किया जाता है उनको हम मद वाइज क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। जैसे वेतन कितना चुकाया, स्टेशनरी और गेम्स मटेरियल और पर कितना खर्च हुआ, ब्याज वगैरह कितना चुकाया। तो जो भी हमारी भुगतान राशि है या व्यय है वो कितना नगद में भुगतान किया गया, इसको हम क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। इस खाते में सिर्फ रोकड़ लेन देनों को ही दिखाया जाता है। ये लेन देन यह महत्वहीन है कि चालू वर्ष से संबंधित है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता है कि चालू लेखांकन वर्ष में यदि किसी मद से संबंधित भुगतान किया गया है या किसी मद से संबंधित आय प्राप्त हुई है, चाहे वह आय या व्यय आयगत हो या पूंजीगत हो, कोई मायने नहीं रखता है। यानी चालू लेखांकन वर्ष में प्राप्ति किसी भी रूप में हुई हो और भुगतान किसी भी रूप में हुआ हो तो उसको हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ रोकड़ व्यय का जो अंतिम शेष है वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। इस तरह हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है आय और व्यय खाता। आय और व्यय खाता किसे कहते हैं? जब किसी गैर व्यापारिक संस्था की आय और व्यय की जानकारी प्राप्त करने हो तो आय और व्यय खाता तैयार किया जाता है। यह खाता हमारे लाभानी खाते के समान ही होता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित वर्ष यानी चालू लेखांकन वर्ष की जो आयगत मदें होती है उनको दिखाया जाता है और डेबिट पक्ष में चालू लेखांकन वर्ष की जो आयगत व्यय होते हैं उनको दिखाया जाता है। इस खाते में हम चालू लेखांकन वर्ष का ध्यान रखते हैं, यानी कोई भी आयगत आय या व्यय संबंधित वर्ष का है वह चाहे प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो उसको हम आय व्यय खाते के अंतर्गत दिखाते हैं। कोई भुगतान चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन उसका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है फिर भी हम आय व्यय खाते के अंतर्गत दिखाते हैं। उसके पश्चात हम यह देखते हैं कि यदि क्रेडिट पक्ष यानी आयगत प्राप्तियों का पक्ष और डेबिट पक्ष यानी आयगत भुगतानों का पक्ष, यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष यानी भुगतान पक्ष से अधिक है तो अधिक की राशि यहाँ पर बचत कहलाती है। इसी तरह यदि डेबिट पक्ष जो कि व्यय का होता है वो यदि आय से अधिक है तो अधिक की राशि घाटा को व्यक्त करता है। इस तरह हम आय और व्यय खाते को तैयार करते हैं। धन्यवाद।